मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथा आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को महाकवि शूद्रक के जो नाटक है निष्कटिक, उस संदर्भ में आज कुछ बताना चाहूँगा कि यह महाकवि शूद्रक कौन है, इनका जीवन वृत्त क्या है, इनकी लेखन शैली कैसी है, इनका जो नाटक है निष्कटिक वह किस तरह के नाटकों में आता है। तो आज इस संदर्भ में हम देखते हैं कि संस्कृत के अन्य महाकवियों के समान शूद्रक का भी प्रामाणिक जीवन वृत्त अप्राप्त है। अर्थात पूर्व की कक्षाओं में हम देख चुके हैं, हमारे संस्कृत के मनीषियों, विद्वानों, आचार्यों ने अपने जीवन वृत्त के या अपने काव्य के प्रति अपनी विशेषता या पहचान को प्रदर्शित नहीं किए। इसलिए साहित्य के अध्ययनोपरांत साहित्यिक तथ्यों की प्रामाणिकता के आधार पर कि जीवन वृत्त, जन्म स्थान और उनके काव्यों की समीक्षा की जाती है। इस मृच्छकटिक के लेखक शूद्रक है। शूद्रक के संबंध में कुछ विद्वानों की आपत्ति है कि मृच्छकटिक के वास्तविक रचयिता नहीं है। इस पर हमारे विद्वानों के अनेक खंडन मंडन, तर्क वितर्क प्राप्त होते हैं। फिर भी साहित्य के अध्ययनोपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि मृच्छकटिक शूद्रक की अमर कृति है। मृच्छकटिक के रचना काल के संबंध में भी तर्क दिए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः दो तर्क या दो मत मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, अर्थात मृच्छकटिक की रचना ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी में की गई थी, जिसके संदर्भ में शूद्रक और आंध्रभृत राजा सिमुक दोनों एक व्यक्ति हैं। पुराणों आदि के आधार पर ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में शूद्रक राजा की सत्ता सिद्ध होती है। अतः मृच्छकटिक उसी की रचना है। कुछ हमारे विद्वानों का मत है कि मृच्छकटिक चारदत्त पर आधारित है, अर्थात भास का जो चारदत्त है उसी चारदत्त के कथा शैली के आधार पर इस मृच्छकटिक की रचना की गई है। मृच्छकटिक में
मनु से 200 पूर्व की रचना को माना गया है, जिससे मनुस्मृति के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। अर्थात संस्कृत विद्वानों के अनुसार मनु के समय 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उस प्रमाण के आधार पर इस शूद्रक का भी समय वही माना जाना समीचीन लगता है। मृच्छकटिक में वैदिक धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म को भी आदरणीय स्थान दिया गया है। अर्थात इस नाटक में बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, एक तरफ बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार है तो दूसरी तरफ वैदिक धर्मों का इसमें पूर्ण रूप से विवेचन किया गया है। इस आधार पर इसका रचना काल को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। मृच्छकटिक में ऐसे 10 अंक हैं। इस मृच्छकटिक को रूपक की संज्ञा दी जाती है, अर्थात नाटक की संज्ञा दी जाती है। इस मृच्छकटिक में 10 अंक हैं। इस मृच्छकटिक के प्रथम अंक में चारदत्त और बसंत सेना नामक गणिका के प्रेम वर्णन किया गया है। अंत में दोनों का प्रेम सफल होता है और बसंत सेना का चारदत्त से विवाह होता है। साथ ही पालक नामक राजा को मारकर आर्जक के राजा होने का वर्णन है। अंकों के अनुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। अंक 1, इस अंक का नाम अलंकार न्यास है। राजा का साला बसंत सेना पर अनुरक्त हो जाता है। राजा का साला बसंत सेना के प्रति सम्मोहित हो जाता है और वो अपने प्रणय को बसंत सेना के प्रति बढ़ाना चाहता है। इसी कारण से वो उसे अंधेरी रात में पीछा करता है और चारदत्त के घर में घुस जाती है और अपने प्रेमी निर्धन चारदत्त से वार्तालाप करती है तथा धूर्तों से बचने के लिए अपने गहने उतार कर उसके पास धरोहर के रूप में रख देती है। इस अंक का नाम, दूसरे अंक का नाम धूतकर संवाहक है। चारदत्त का एक पुराना नौकर संवाहक जुए में ऋणी होकर बसंत सेना के पास आता है एवं वह उसे धन देकर ऋण मुक्त करती है। वह संवाहक बौद्ध भिक्षुक बन जाता है। ठीक उस प्रकार तीसरे अंक का नाम संधि छेद रखा गया है। इस अंक में बसंत सेना की दासी मदनिका को मुक्त कराने के लिए अभिलक चारदत्त के मकान में सेंध लगाता है और बसंत सेना के आभूषण चारदत्त के यहाँ धरोहर के रूप में रखता है। फिर 5वें अंक में, जिसका नाम दुर्दीन है, इसमें वर्षा का सुंदर प्राकृतिक वर्णन है। 5वें अंक में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है जो बसंत सेना चारदत्त के घर में ही पूरे समय को व्यतीत करती है। ठीक उस प्रकार 6ठे अंक का नाम प्रवहण विपर्य रखा गया है।
जिसमें बसंत सेना चारुदत्त की पत्नी को उसकी रत्नमाला लौटाना चाहती है। उसी संदर्भ में उसे स्वीकार नहीं करती चारुदत्त का पुत्र रोहसेन मिट्टी की गाड़ी लाता है। इसीलिए मिट्टी की गाड़ी अर्थात मृच्छकटिक, इस मृच्छकटिक का वास्तविक अर्थ यही है मिट्टी की गाड़ी। इसी मिट्टी की गाड़ी के वजह से इस नाटक का नाम मृच्छकटिक रखा गया है और यह शूद्रक की अमर कृति मानी जाती है। इसे मृच्छकटिक की विशेष कथा वस्तु अगली कक्षा अर्थात कल 8/7 को मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ। पुनः अगले कक्षा में इस संदर्भ में विशद व्याख्या की जाएगी।